चलिए सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया मॉड्यूल मॉड्यूल 2। ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों को क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, देन फिर स्टार्ट करते हैं आपका मॉड्यूल 2। तो आप लोगों को इस मॉड्यूल के अंदर प्रिपेयर करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके। सो पहले तो ये समझना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख समझ लिया तो फिर उसका एनालिसिस करना एंड उसकी रिपोर्टिंग करना इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पार्ट। तो आपको सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समझिए, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जब बिजनेस करती है, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो बिजनेस परफॉर्म करती है या बिजनेस करती है, तो बिजनेस में बहुत सारे इनकम, बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जनरेट हो जाती है। राइट। तो इन जो इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम किसी स्टेटमेंट्स के अंदर रखते हैं। हम अपने बिजनेस का थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल भर जो हमने बिजनेस के अंदर एक्टिविटी किया है, फाइनेंशियल एक्टिविटी किया है, नॉट एक्टिविटी, हम कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करके रखा है पूरे साल भर में, उनको एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर हमको सीखना होगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एज वेल एज बैलेंस शीट कैसे बनाना है। हमको ये दो चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये जो बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाना है, ये हमको 1956 के हिसाब से नहीं बनाना है, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट हुआ करता था उसके हिसाब से नहीं बनाना है। हमको यहाँ पर टी फॉर्मेट में नहीं बनाना है, यहाँ हमको बनाना है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर जो नया कंपनी एक्ट है 2013, इन्होंने हमको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है, और वो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर सेक्शन 129 के अंदर ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो मुझे आप लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ाने से पहले शेड्यूल 3 पढ़ाना पड़ेगा। उसके अंदर जो सेक्शन 129 के अंदर जो बातें लिखी गई है, मुझे पहले वो पढ़ाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट गाइस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, शेड्यूल 3 ऑफ व्हाट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम शेड्यूल 3 कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। और ये कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है, सेक्शन 129 के अंदर। और इस सेक्शंस के अंदर क्या बताया गया है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, पार्ट 1 के अंदर बताया गया है इसके बारे में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर बताया गया है। एंड दो पार्ट 2 के अंदर क्या बताया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनना चाहिए किसी कंपनी का, ये कहाँ बताया गया, पार्ट 2 में। और बैलेंस शीट कैसा बनना चाहिए, कहाँ बताया गया है, पार्ट 1 किसके, शेड्यूल 3 के। और शेड्यूल 3 के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है सारी बातें, 129, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सारी बातें दी गई है। राइट। तो यहाँ कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो सेक्शन 129 ने आपको रिकमेंड करके रखा है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओ तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम वो चीज़ें 1 बाय 1 ग्रेजुअली क्या करने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं। राइट। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ाने लायक यहाँ पर बातें नहीं है। मैं सीधा आ जाता हूँ एंड तो बात करता हूँ मैं आपके शेड्यूल 3 के पार्ट 1 की। किसकी बात करते हैं हम, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 की, जिसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट। ठीक है। तो बैलेंस शीट जब भी बनाओगे, जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, आपने उस कंपनी का नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बनाने जा रहे हैं अदानी पावर का, तो अदानी पावर लिमिटेड, या जिस भी कंपनी का आपको बनाना हो, आपको हेडिंग देना होगा उस कंपनी के नाम की। और बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट पर बनता है। सो बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट पर बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बनाने जा रहा हूँ 31 मार्च 2022 के लिए, तो 31 मार्च 2022। उसके बाद आप लोगों को
जो एक पर्टिकुलर का कॉलम मेंटेन करना है। वैसे नोट नंबर का नहीं भी किए कॉलम मेंटेन तो चलेगा, कोई कंपलसरीली नहीं है। और जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर का फिगर दिया रहता है और एक करंट ईयर का फिगर दिया रहता है, तो जब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो 2 ईयर का अमाउंट का कॉलम बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एक करंट ईयर का बस बनाना है। प्रीवियस ईयर हम बनाते क्यों है? ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ओनली फॉर कंपैरिजन, कि मैं प्रीवियस ईयर से इस साल कितना चेंजेस हुआ वो देख सकूं। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, तो हमको कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला कॉलम आपका काय का बन जाएगा? पर्टिकुलर का। दूसरा नोट नंबर का कॉलम बना लेंगे और तीसरा अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, जहां पर हम लोग जो भी करंट ईयर का अमाउंट रहेगा वो लिखेंगे, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहाँ शुरुआत किस चीज से होती है? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटी साइड की मेन हेडिंग। अब हम लोगों ने इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, देखो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, एक आया है इक्विटी और दूसरा है लाइबिलिटीज। मतलब इस पर्टिकुलर हेड के अंदर हमको इक्विटी मतलब ओनर्स के पैसों की बात करना है। एंड ओनर कौन होते हैं कंपनी के? जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वही क्या होंगे? कंपनी के ओनर होंगे। तो हम लोगों को इक्विटीज मतलब कि ओनर का पैसा चेक करना है, तो ओनर के पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, राइट। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर का कौन कौन सा पैसा लगा हुआ होता है? एक तो शेयर कैपिटल में पैसा लगा हुआ होता है शेयर होल्डर्स का। अब इसके अंदर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाते हैं और इसके अंदर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाते हैं, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं? तो आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लाइक अ क्रेडिटर, क्यों? क्योंकि एक समय के बाद ना इनको पैसे क्या करने पड़ते हैं? वापस करने पड़ते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर को कभी पैसे वापस नहीं करने पड़ते। तो शेयर होल्डर फंड में पहला आपका पॉइंट क्या आ गया? शेयर कैपिटल, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं और बदले में जो पैसे देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो सर ये लाइबिलिटीज या फिर इक्विटीज वाली कैटेगरी में क्यों आ गया? क्योंकि ये पैसे ओनर्स के हैं और एक समय के बाद वापस करने पड़ते हैं, इसीलिए हमारी कंपनी की क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। ओके, फिर आपके पास दूसरा जो पॉइंट है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रिजर्व मतलब होता है जमा करके रखना और सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा फंड। तो आपके पास अगर कोई एक्सेस पैसा था जो आपने प्रॉफिट में से बचा के रखा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, राइट। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। बाकी थर्ड पॉइंट भी आपको समझा देता हूं जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है। बट जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाले पॉइंट बहुत कम आएंगे। कौन सा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। अब कंपनी क्या करती है? शेयर वारंट इशू करती है। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई सर ये शेयर वारंट क्या होता है? ठीक है, तो कंपनी जब भी, एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है और ये कोई एक पर्सन है। ये क्या है? कोई एक पर्सन है। ये कंपनी को क्या करेगा? पैसे देगा और बदले में कंपनी इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है, मतलब इसके नाम से इशू किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर सर्टिफिकेट। यानी कंपनी शेयर खरीदते उसके बदले क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन कंपनी ने ना इसको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, कंपनी ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू किया जिसपे किसी का नाम ही नहीं है। ऐसा डॉक्यूमेंट मिल रहा है इनको जिस पर किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम ही नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर वारंट। जो विदाउट एनी नेम होता है, जिसके पास रहेगा वो उसका क्या बन जाएगा? ओनर। तो आपको हमको शेयर सर्टिफिकेट के बदले भी पैसे वापस करने पड़ते हैं और ये जो शेयर वारंट के नाम से हमने जो पैसे रेज किए, कंपनी ने जो फंड रेज किया है, ये भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी इसको कहाँ लिखती है? अपनी एज अ लाइबिलिटी साइड में लिखती है। ओके, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपने शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 हेड को याद रखना है। किसके अंदर? शेयर होल्डर फंड के अंदर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट।
अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कि आपको कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, कंपनी को काय का पैसा मिल गया है, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी तक ये क्या नहीं की है, अलॉटमेंट नहीं की है। तो ये तो कंपनी के लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी ही हो गई ना, क्योंकि किसी और का पैसा आपके पास जमा है, ठीक है, और उसके बदले आपने उसको क्या देना चाहिए था, शेयर देना चाहिए था, बट अभी तक क्या आपने शेयर दिया ही नहीं है, सिर्फ पैसे लेकर बैठ गए। तो ये भी आपकी क्या है, कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी, राइट। इसका भी उतना ज्यादा यूज नहीं होता एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के अंदर। ओके फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लाइबिलिटीज है वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन करंट, नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, मतलब ही जो लॉन्ग टर्म है, सिंपल सी बात है। जो करंट नहीं है मतलब ही वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, राइट। क्या है वो, लॉन्ग टर्म है। तो हमको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करना है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लंबे समय के लिए अगर आपने उधार ले रखा है तो, और लंबे समय के लिए हम जनरली क्या क्या चीज उधार रखते लेते हैं, जैसे बैंक से लोन, उसके अलावा डिबेंचर्स, उसके अलावा डिबेंचर्स, उसके अलावा कोई अगर आप लोगों ने बॉन्ड्स वगैरह अगर इशू किया है तो। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम लोगों को बैंक लोन, डिबेंचर, या फिर हम लोगों ने कोई बॉन्ड वगैरह इशू कर रखा होगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लेनी पड़ेगी, राइट। अच्छा उसके अलावा तो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम पूछ सकता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के बारे में। हम इनके एक एक जो नोट्स है या इनके शेड्यूल्स की जो डिटेल्स है हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक फॉर्मेट का ओवरव्यू देते चल रहा हूँ। ओके इसके अलावा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो टैक्स पेएबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का एक एग्जांपल दूं, जैसे कि वीआई वोडाफोन आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट को टैरिफ टैक्स बहुत सारे पे करने स्टिल पेंडिंग है। तो इसी तरीके की लाइबिलिटी जो ओवर द पीरियड काफी लंबे समय से क्या चली आ रही है, बहुत लंबे समय से कोई टैक्स का अमाउंट पेएबल है और वो काफी लंबे समय तक आप धीरे धीरे हौले हौले उसको पे करोगे, तो उस तरीके की टैक्स लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जो इनकर्ड तो एक बार में हो जाती है लेकिन उसका पेमेंट ईयर बाय ईयर क्या होता है, अपोर्शनेट हो जाता है, जो मल्टीपल ईयर्स में जिसका पेमेंट करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा उसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अगर कोई और भी लॉन्ग टर्म्स की लाइबिलिटी अदर देन दिस, जैसे कि किसी ने आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने किसी से एडवांस ले लिया है या कोई इनकम आपने रिसीव्ड कर लिया है एडवांस में, तो वो सब आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी कि आपने लंबे सालों के लिए खर्चों का प्रोविजंस बना के रख लिया है। फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो आपने आने वाले 5 साल की ट्रेनिंग कॉस्ट आज ही प्रोविजन बना के रख दिया। तो इस तरीके के लाइबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे, या इस तरीके के प्रोविजंस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके तो आप लोगों के पास थर्ड हेडिंग कौन सी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज की। अगर मैं फ्रॉम द बिगिनिंग बात करूं तो सबसे पहली हमारे पास हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी हेडिंग थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन का मनी तो मिल गया है लेकिन अभी तक हमने अलॉट नहीं किया है। तो उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नाउ लास्ट हेड हम अब पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट विल बी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमने कब, विद इन अ ईयर करना होता है। कब करना होता है, विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ के अंदर, हमको 12 महीने के अंदर इनका क्या करना है, पेमेंट करना है। ऐसी लाइबिलिटीज जो 12 मंथ के अंदर काय में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट होकर सामने वाले को पेड हो जाए, उस लाइबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, अगर आपने कुछ चंद छोटे से समय के लिए अगर कुछ उधार बैंक से ले रखा होगा या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ट्रेड पेएबल, इसके अंदर जैसे लाइक क्रेडिटर हो गया, आपके बिल्स पेएबल हो गया आपका, तो वो सब किसके अंदर आने वाले हैं, आपके ट्रेड पेएबल्स के अंदर आने वाले हैं, ट्रेड पेबल्स के अंदर आने वाले हैं।
उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटी, और भी अगर कोई लाइबिलिटीज बच गई जो 12 महीने के अंदर पे होने वाली है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज वाली कैटेगरीज के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कोई भी खर्चों के लिए आप क्या कर रहे हो, पैसे अलग निकाल के रख रहे हो और वो खर्चे 12 महीने के अंदर ही अगर पेड करने होंगे तो उस खर्चे के प्रोविजंस को हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलेंगे एंड करंट लाइबिलिटीज के अंदर कंसिडर्ड कर लिया जाएगा, राइट। चलिए उसके आगे अगर हम आगे और बात करें तो अब बात करते हैं असेट साइड की। यहां पर हमारी लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म। तो हमारे पास लाइबिलिटी में मेन कितने हेड्स है, 4। कितने हेड्स है मेन, 4। कौन कौन से, सबसे पहला है आप लोगों के पास, पहले तो मेन हेडिंग रहेंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आप लोगों को शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। इन चीजों को क्या करना है, लिखना है। दूसरी जो मेन हेडिंग रहेंगी लाइबिलिटी साइड में वो क्या रहेंगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी मेन हेडिंग क्या रहेंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथी मेन हेडिंग क्या रहेगी, करंट लाइबिलिटी। और फिर ये चारों हेड्स की पूरी टोटल मार लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है। क्या पता चल जाएगा आपको कि आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अब बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो नॉन करंट असेट्स और दूसरा करंट असेट्स। ये मेन 2 ही कैटेगरी है असेट्स की, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो नॉन करंट का मतलब ही होता है जो करंट नहीं है। अच्छा, जो करंट नहीं है मतलब वो क्या होगा, फिक्स्ड। तो नॉन करंट के अंदर एक आ जाएगा आपका फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड भी हमारे पास अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि टेंजिबल असेट्स। अब सर टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ऐसे एसेट्स जो फिजिकली आपको दिखती है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसे एसेट्स को हम टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, जैसे कि मशीनरी, ये सब कैसी एसेट्स हमारी, लैंड, ये सब कैसी एसेट्स हमारी, टैंजिबल, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, राइट। और कुछ हमारे पास ऐसी भी फिक्स्ड एसेट्स होती है जो बाय नेचर इंटैंजिबल है, जो दिखती नहीं है बट होती है हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे कि गुडविल, जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि ट्रेडमार्क, ये सब हमारे क्या है, अनटैंजिबल एसेट्स। अच्छा, उसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बात करें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं और बड़े काम में बहुत सारा हमारा को सामान बच जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अब मुझे बताओ बिल्डिंग ओवर द नाइट बन जाती है क्या, नो, समय लगता है बिल्डिंग बनाने में। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं बोलता हूँ आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाया और इसका काम चल रहा है सपोज 3 साल तक के, ठीक है, 3 सालों तक। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा होगा आपके गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग पिछले 4-5 महीनों से उसका काम शुरू हो चुका है, लास्ट 5 मंथ से, और ये काम कम से कम आने वाले और 3 साल तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 3 साल तक। अभी बिल्डिंग बन के तैयार कब होंगे, 3 साल बाद। लेकिन जितना जितना पोर्शन अभी तक ये बन गया है वो तो उसको एज अ असेट्स कंसिडर किया जा सकता है ना, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द तो उन्होंने उतना इन्वेस्टमेंट कर ही दिया उस एसेट्स के अंदर। तो इस तरीके के एसेट्स को हम नाम देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को पूछता नहीं है। आपको मेन 2 याद रखना है फिक्स्ड के अंदर, टैंजिबल, इनटैंजिबल, ओके। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से जनरली फिक्स्ड से रिलेटेड होता है, और इंटैंजिबल एसेट्स अंडर द डेवलपमेंट, मतलब कि कोई इंटैंजिबल एसेट्स है, कोई इंटैंजिबल एसेट्स है जो डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, मतलब उस इंटैंजिबल पर अभी कुछ तो भी क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। उस तरीके के अगर कोई इंटैंजिबल एसेट्स है तो वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, अदरवाइज छोड़ देना है, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही हमारे पास दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये करंट नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखे होंगे। कैसे कर रखे होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कर रखे होंगे,
ओके। अच्छा, उसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसका मतलब है कि अगर कोई आपको टैक्स का पैसा मिलने वाला था, कई बार होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी अगर एक्सेस रिकवरी हुई है तो वो वापस करते हैं। सो समटाइम इट हैपन कि आपको टैक्स का पैसा वापस मिल जाए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है और वो पैसा एक साथ नहीं, ओवर द पीरियड धीरे धीरे आने वाला है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लंबे समय के लिए लोन एंड एडवांसेस दे रखा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर किसी को दे रखा है तो वो आपके क्या बनेंगे, एसेट्स। और अगर किसी से ले रखा है तो ऑब्वियस क्या बनेंगी, लाइबिलिटी। तो यहां हमने लोन एंड एडवांसेस किसी को दिया है। अच्छा, उसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स, मतलब कुछ भी और अगर नॉन करंट में कुछ बच गया हो तो वो सब यहां आ जाएगा। अगर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कुछ चीजें अगर स्टिल छूट गई तो वो सारी छूटी हुई चीज कहाँ जाएंगी, ये इस हेड के अंदर आ जाएगी, राइट। तो ये था आपका नॉन करंट असेट से रिलेटेड बातें। अब करंट असेट से रिलेटेड बातें भी कर ली जाए। तो करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो करंट असेट्स के अंदर आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका पैसा 12 महीने के अंदर ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी आपका कहा आता है करंट असेट्स के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। क्या होता है इसका मतलब, डेटर, या फिर इसी को आप क्या भी बोल सकते हो, डेटर, या फिर आप इसी को कस्टमर के नाम से भी जानते हो। या ट्रेड रिसीवेबल में आपको एक और चीज से पूछ सकता है, बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब भी क्या होता है, बिल रिसीवेबल, डेटर, कस्टमर। अगर आपको इनमें से कोई भी दूसरे नाम अगर देखने को मिलते हैं तो इसका सबका मतलब सेम ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल। एंड दो लास्ट आपके पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास कितना कैश है, एंड ऐसे कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी कौन सी चीजें जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहां पर आपको इंक्लूड करनी होंगी। उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन एंड एडवांसेस दे रखा है तो वो भी आपका यहीं आ जाएगा। एंड दो अदर करंट एसेट्स, कोई भी जैसे लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, ऐसे कोई भी छोटी मोटी कोई इनकम अभी भी स्टिल रिसीवेबल होगा, किसी से मिलना बाकी होगा, तो वो सारी आपके असेट्स जो इनकम रिसीवेबल है कहाँ जाएंगे, अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप पूरी तरीके से क्या करोगे, टोटलिंग, ठीक है। और आपकी जो टोटल एसेट्स है वो किससे मैच करेंगे, टोटल लाइबिलिटी से, राइट। किससे मैच करेंगे, टोटल लाइबिलिटी से। तो ये ओवरऑल आपका क्या था, एक ओवरव्यू था फॉर्मेट को लेकर, राइट। चलो एक प्लेन आपके पूरा प्रोफार्मा पूरा फॉर्मेट एक प्लेन पेपर के अंदर नोट डाउन करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, सो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक ब्लैंक पेपर के ऊपर एक फॉर्मेट आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूं, आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कंपनी का नाम लिखना होगा, जो भी कंपनी का दिया होगा आपने उस कंपनी का क्या करना रहेगा, नाम लिखना रहेगा, राइट। और आप क्या बनाने जा रहे हो, अच्छा हेडिंग क्या रहेंगी, अगर मैं बात करूं हेडिंग की तो आपने हेडिंग क्या देना है, तो आपने हेडिंग देना है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, शेड्यूल 3 का हम पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में क्या बनता है, तो पार्ट 1 में बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऐसी हेडिंग दे दी है, फिर यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा और एज ऑन जो भी डेट दी होंगी वो डेट, ठीक है। और पार्ट 1 के सामने क्या लिख लोगे आप, बैलेंस शीट। पार्ट 1 के सामने क्या आ जाएगा आपका,
बैलेंस शीट। अब इसका सर फॉर्मेट कैसा होता है? तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहला कॉलम काय के लिए? पर्टिकुलर के लिए। सबसे पहला कॉलम किस चीज के लिए? पर्टिकुलर के लिए। और फिर पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर के लिए, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम आपका। किस चीज का कॉलम? अमाउंट का। वैसे देखा जाए तो अमाउंट भी आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो दो कॉलम भी मेंटेन कर सकते हो, अगर आपके पास समय है और सब मेंटेन कर सकते हो तो करो, अदरवाइज वन कॉलम में ही आपका सब काम हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग भी साथों साथ ड्रॉ कर लीजिए भाई फॉर्मेट, पूरे एक पेज का फॉर्मेट ड्रॉ ही कर लीजिए क्योंकि लगेगा, स्पेस लगेगा। पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट। होप सभी ने फॉर्मेट बना लिया। यस, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या देंगे? तो सबसे पहले हमारी जो मेन हेडिंग रहेंगी वो रहेंगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नाम से आप मेन हेडिंग दोगे। एंड इसमें जो सबसे पहला इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला जो मेन हेडिंग था वो किस नाम से था? शेयर होल्डर फंड। साथों साथ लिखो मेरे, तो आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो पाप लगेगा, है ना? तो साथों साथ लिखो, अलाली नहीं फैलाना है, लिखना है, लिखना। चलो लिखो साथों साथ। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल। इसके अंदर क्या जाएगा? शेयर कैपिटल। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके अलावा नेक्स्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, राइट? तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी आपका कहा जाएगा? शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर ये 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटी में, वो है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और इसके अंदर आप लोगों को कोई दूसरी डिटेल्स नहीं डालना है, बिकॉज आपको ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये एज इट इज आप लोगों को रखना है, राइट? इसके अंदर कोई दूसरे सब हेड्स नहीं आएंगे। चलिए, अब तीसरी मेन हेडिंग क्या रहेंगी आप लोगों की? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या रहेगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब ही क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाली लाइबिलिटीज। तो इसके अंदर 1 by 1 अगर हम लिखे तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अलावा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और आपको नेट ऑफ करके लिखना है। नेट ऑफ मतलब होता है जो हमको टैक्स का अमाउंट मिलने वाला है एज वेल एज हम जो पे करने वाले हैं उनको क्या करना होता है? नेट ऑफ। तो नेट ऑफ बैलेंस लेना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेना पड़ेगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो आपकी इस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में छूट गया वो सब कहां कवर हो जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर कवर हो जाएगा, राइट? चलिए, तो ये आपकी तीसरी मेन। अच्छा, इसके अलावा एक और है आपके पास, लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको क्या मेंटेन करना है? प्रोविजंस। तो आपके पास एक और हेड इसके अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
आप लंबे समय के लिए क्या भी बना रहे हो, प्रोविजंस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, उसके अलावा अब करंट लाइबिलिटी की तरफ चलेंगे। नॉन करंट की हो गई बहुत बात, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पैसा आपने कितने महीने के अंदर देना होता है। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पैसा आपको कितने महीने के अंदर देना होता है, 12 मंथ। करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। बोलने का मतलब 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, राइट। चलिए, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें लिखेंगे, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो आप लोगों ने नॉन करंट में लिखा था ना, बहुत हद तक ये चीजें मैच करती नजर आएंगी आपको। बस इतना फर्क है कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए है, तो करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म्स के लिए होती है। तो पहला पॉइंट क्या आना चाहिए यहां पर, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ओके, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर पहले क्या हो गया आपका, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल जिसके अंदर हम लोगों को डेटर एज वेल एज बिल्स पेबल लेना होगा। उसके अलावा नेक्स्ट अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर अदर करंट लाइबिलिटी, और उसके अलावा लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रोविजंस वगैरह बना के रखा है तो, राइट। चलिए, तो ये किसकी भी बात हो गई यहां पर पूरी तरीके से खत्म, लाइबिलिटीज की। टोटल मारेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज। क्या मिल जाएगा आपको, टोटल लाइबिलिटीज। डन, लाइबिलिटी साइड। अब किसकी शुरुआत करेंगे, असेट साइड की। किसकी शुरुआत होंगी, असेट साइड की। तो एसेट्स साइड में आप लोगों को जो सबसे पहला आपकी असेट्स होती है वो है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों को पहली कैटेगरी देखनी पड़ रही है फिक्स्ड असेट्स की। नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमको सबसे पहले क्या लेना है, फिक्स्ड एसेट्स। क्या लेना है, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स को भी हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा था क्या, 4 कैटेगरी बनाया था क्या हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स की। सबसे पहली जो कैटेगरी थी आपकी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वो टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। दूसरा इंटैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल ओके। उसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आपको लास्ट, अगर कोई इंटैंजिबल एसेट्स है, कोई इंटैंजिबल एसेट्स है, इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स के अंदर की सब कैटेगरीज आप लोगों के यहां पर गिवन है।
सो नॉन करंट एसेट्स के बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स की बात किया, तो फिक्स्ड एसेट्स के बाद कॉन्टिन्यूटी में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट। फिक्स्ड एसेट्स तक तो जानकारी हो गई, अब फिक्स्ड एसेट्स के हम आगे बात करेंगे और हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक के लिए हो रखे हो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, राइट। ओके, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो डेफर्ड टैक्स पेमेंट भी था क्या, डेफर्ड टैक्स पेमेंट, ठीक है। और यहां पर क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है तो आप पेबल ना बोलते हुए यहां पर क्या बोलोगे, रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि यह पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। सर टैक्स का पैसा मिलता भी है क्या, जब रिफंड होता है तब मिलता है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स ब्रैकेट में नेट, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, नेट, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद अगला जो हमारे पास हेड रहेगा वो रहेगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, आपने किसी को दिया है तभी आपके एसेट्स बनेंगे, ये बात को ध्यान जरूर रखना। ओके चलिए अगली बात करते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, राइट। चलिए अब ये तो बात हो गई किसकी, नॉन करंट एसेट्स की। अब कुछ बातें किसकी भी कर ली जाए, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका पैसा आप, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उन एसेट्स को बेचकर, तो वैसे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो है इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज को हम लोग क्या भी बोलते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ओके उसके अलावा अगर हम और बात करें, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है व्यापार के जो पैसे आपको मिलने बाकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम लोग डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ये दो पॉइंट को कंसिडर्ड ऑलवेज करेंगे। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश तो सभी को समझ में आती है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी सिक्योरिटीज जिसको इमीडिएटली सेल करके इमीडिएटली पैसे लिए जा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको, कैश इक्विवेलेंट। उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर आपने छोटे समय के लिए किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। उसको भी क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। और उसके अलावा अगर कुछ और भी बच गए हो कोई तो अदर करंट एसेट्स, राइट। सो ये आपका क्या बन गया, अगर आप सबकी टोटल मार लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल करंट एसेट्स। ओके और अब हमारे पास टोटल लाइबिलिटी पता है, और यहाँ हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स भी पता है और टोटल करंट लाइबिलिटीज भी पता है। इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, ऐड, ठीक है। किस किस को ऐड, तो हमारे पास एक टोटल लाइबिलिटीज है और एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स थी,
फिर उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। और उसके बाद फिर क्या चालू हो गए थे आपके? करंट एसेट्स चालू हो गए थे। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला क्या गया आपका? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये सारी एसेट्स के आपस में जो आप टोटल कर दोगे तो क्या पता चल जाएंगी? टोटल करंट एसेट्स। क्या पता चल जाएगा? टोटल करंट एसेट्स। एंड यहां पर आपको क्या मिल चुका है? टोटल करंट लाइबिलिटीज, राइट? टोटल करंट लाइबिलिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ किसका? बैलेंस शीट का। ये हमने पूरा किसके फॉर्मेट की बात की है? यहां पर बैलेंस शीट के फॉर्मेट का यहां पर पूरा क्या हुआ है? अभी डिस्कशन हुआ है। तो यहां पर आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? एंड, राइट? यहां पर आपका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या हो जाएगा? एंड। और हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे शेड्यूल की बात करेंगे, ठीक है? हम शेड्यूल चेंज करेंगे, पार्ट नंबर चेंज करेंगे, राइट? तो आप लोगों के पास फिलहाल में ये जो है आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट आप लोगों को फॉलो करना है। 2-3 बार लिखोगे, चौथी बार पक्का है कि आपको खुद को क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आपको 2-4 बार क्या करना पड़ेगा? लिख लिख कर ये देखना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो ये आप लोगों का बैलेंस शीट्स की पूरी जानकारी हो गई। टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, राइट? चलिए, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट होता है क्या? बैलेंस शीट का फॉर्मेट का डिस्कशन क्या होता है? लगभग एंड होता है। बस मैं आप लोगों को एक बार क्या करवा दूं? ओवरव्यू करवा दूं। आप लोगों को एक बार गो थ्रू करवा दूं सारी चीजें। चलिए, सो हम लोगों ने ये जो फॉर्मेट देखा, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, अगर हम एक एक करके अगर डिटेल में बात करें तो ये एक एक चीज की डिटेल यहां पर आपको मेंशंस की गई है कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या, ठीक है? शेयर कैपिटल के अंदर क्या, उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या, मनी जो पेंडिंग है उसके अंदर क्या। तो आप लोगों को हर एक चीज के यहाँ पर क्या मिलने वाली है? डिटेल्स मिलने वाली है, राइट? आपको यहाँ पर हर एक चीज की क्या मिलने वाली है? डिटेल्स। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये सब आपकी लाइबिलिटी, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक इंटेंजिबल एसेट्स आ गया। अब आपने को पता है कि इंटेंजिबल्स के अंदर क्या क्या आता है? गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट्स आता है। उसके अलावा यहाँ और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ब्रांड वैल्यू हो गई, ठीक है, कोई माइनिंग राइट्स हो गए। ये सब भी तो हमारे एक प्रकार से क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है ये सारा? हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। तो आप यहाँ से एक बार नाम पढ़ सकते हो। ये दिख रहा है ये सब, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को यहाँ से एक बार क्या करना है? पूरे नाम 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 रिकॉल करने हैं। चलिए, सो हमने आज डिस्कस किया है अपनी इस क्लास में, पूरी तरीके से हमारी क्लास आज की डेडिकेटेड थी किसको? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पार्ट 2 की बात करेंगे, राइट? किस चीज की बात करेंगे हम लोग? पार्ट 2 की बात करेंगे।